लोगों को जो है वो मकरूज मुल्क को कर दिया है, दिवालियापन की तरफ ले गया है, बेरोजगारी फैला दी है, आज दहशतगर्दी फैला दी है। मैं समझता हूं कि 21 अरब रुपए खुद इन्होंने, ये जो हमारा क्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, इसने 9 माह के अंदर 1 अरब 31 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ बैरून मुल्क दौरों पे खर्च कर दिए हैं। ये मार्केट में, पब्लिक में लोगों के पास खड़े होने का काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। जो इन्होंने माशी अबतरी कर दी है, जिन्होंने वर्स्ट गवर्नेंस कर दी है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी है, जिस तरह इन लोगों ने सियासी मुकदमात की भरमार कर दी है, ये कभी पब्लिक में जाने के काबिल हैं? हम जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के, हमें तो ऑलरेडी तनख्वाह मिलती है हमें, और ऑनरेरियम एक दिन का वो ना ही दें तो भी ना कोई आपको जज इनकार करेगा, ना कोई और गवर्नमेंट सर्विस ज्यादा पैसे जाया करने की जरूरत नहीं। अभी भी आपको अंदाजा है कि ये कराने के मूड में हमें तो पूरी कौम को अंदाजा है कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी कौम को पता है। ये जबरदस्ती जो है ना मानू वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला आखिरी फैसला होता है, उस पर अमल, जो भी फैसला आप मानेंगे, जो भी फैसला है आप मानेंगे, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासी बहरान आईनी बहरान में बदलता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश में इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के आमने सामने हैं। पार्लियामान के अंदर करारदादें मंजूर हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समातों पे समातें कर रही है। अब तमाम तर निगाहें, तमाम तर नजरें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब हैं। एक तरफ सियासतदान बयानात पर बयानात देते जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब समातों पर समातें होती जा रही हैं। अगले 3 दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए कितने अहम होंगे ये देखना होगा। क्या अदालती हुक्मनामे की हुक्म अदूली के ऊपर मुल्क के हालिया वजीर आजम, उनकी काबीना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी खजाना और वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि रेलेवेंट हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साथ साथ अब सिविल सोसाइटी और वोकला बरादरी भी खड़ी हो गई है, और गुज़िश्ता रोज से सुप्रीम कोर्ट के बाहर वोकला बरादरी बड़ी तादाद में जमा हो रही है। हाथों में प्लेकार्ड उन्होंने उठा रखे हैं और वो आइन की बहाली यानी आइन बचाओ मुहिम की तरफ जा रहे हैं। क्या एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जुरिस्डिक्शन किस तरह एक्सरसाइज करेगी? पार्लियामान इस कॉन्फ्रंटेशन से किस तरह वापस जाएगी? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब कासिम खान सूरी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और मोहम्मद अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा कासिम खान सूरी साहब से होगा। सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें नज़र रखी जाए तो किसके ऊपर रखी जाए? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश इंस्टीट्यूशनल क्लैश में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों की तवक्कुआत किससे हैं सूरी साहब? देखें, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की तवक्कुआत जो हैं, जिस तरह आइन की पासदारी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन के अंदर, थोड़ा सा बाहर हो गया लेकिन उन्होंने हुक्म दिया। हुक्म की तामीर नहीं की गई हुकूमत वक्त की तरफ से, और उस पर जो है वो 14 तारीख को आपने देखा है कि वज़ीर ख़जाना को भी बुला लिया गया है, सेक्रेटरी ख़जाना को, सेक्रेटरी दिफा को, IG पंजाब पुलिस को, सेक्रेटरी जो है आपका चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 14 तारीख को उन्हें बुलाया कि स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुलाया कि आप जो है वो आके बताएं कि आपने क्यों अभी तक हुक्म की तामील नहीं की, और ये पैसे जो सिर्फ 21 अरब रुपए जो फंड है वो क्यों नहीं मिले। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो आर्टिकल 191 में भी है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा। और जो इन्होंने अभी कानून साजी की है वो भी 2/3 अक्सरियत से नहीं की, आम अक्सरियत से जो है वो बिल पास किया, इन्होंने कानून बनाया, और उसको भी उन्होंने जो है वो 8 रुकनी
बेंच बना दिया है, उसके अंदर इसकी समाअत होगी कि क्या ये कानून जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करता है या नहीं करता। ठीक, तो मैं समझता हूँ। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के वकला उन्होंने जो ऐलान कर दिया है कि गोल में इस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो 15 तारीख को पूरे पाकिस्तान से वकला बुला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज पूरा पाकिस्तान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देख रहा है। वो चाहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी हो। इस मुल्क के अंदर ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई हुई है, जो इस टाइम कुछ भी नहीं मान रही, वो समझती है कि हम सब चीज़ों से बालातर हैं और हम जो है वो नहीं होने देंगे इलेक्शन जो आइन में लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि आइन बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इस टाइम आवाज़ है और पूरे मुल्क की आवाम की और वकला बरादरी की भी आवाज़ है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर आप लोगों के पास वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, एक तो वकला तहरीक, अदलिया से फैसला जो भी आता है, असल बात इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ जाती है। फैसला तो पहले भी आया कि 30 अप्रैल को कराओ, फैसला अभी भी आया 14 मई को कराओ, और अब भी अगर फैसला आ जाता है कोई और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ये हुकूमत नहीं जाती, जो कि कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद मैं शुएब भाई से देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की पासदारी करता है और इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है जो इंसाफ मुहैया करता है पूरी आवाम को। तो जो आइन में लिखा है उस पर चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है। अगर ये नहीं मान रही हुकूमत, उनके पास तो देखें कि फौज नहीं होती, बंदूकों वाले नहीं है चीफ जस्टिस के पास कि वो जाएंगे और अमल दरामद कराएंगे। ये पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है उसने दिफा करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म का। तो मैं समझता हूँ पूरी अवाम साथ है। और जेल भरो तहरीक दोबारा से शुरू करेंगे? जेल भरो तहरीक नहीं, हम रोडों पे आएंगे, बाहर आएंगे आफ्टर रमजान। आफ्टर रमजान क्या, हम तो अभी भी रोडों पे हैं, अभी भी रोज कचहरियों और जो है वो पेशियों में पेश हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। नो डाउट। पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी की जंग है, इसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो एक सिसिलियन माफिया बैठा हुआ है जो इदारों में भी तफरीक पैदा कर रहा है, लड़ाने की साजिश कर रहा है, जो अपनी चोरियां बचा ली हैं, लोगों को जो है वो मकरूज मुल्क को कर दिया है, दिवालियापन की तरफ ले गया है, बेरोजगारी फैला दी है, आज दहशतगर्दी फैला दी है। मैं समझता हूँ कि 21 अरब रुपए खुद इन्होंने, ये जो हमारा क्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, इसने 9 माह के अंदर 1 अरब 31 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ बैरून मुल्क दौरों पे खर्च कर दिए हैं। और अवाम को उसका हक देने के लिए कि वो अपने जो है मुंतखिब कर सके हुक्मरान वोट के जरिए, उस पर नहीं आ रहे। तो बुज़दिल हैं, खुद गालियां दे रहे हैं। इनके वुज़रा जो है वो इज्तिमात के अंदर, अवामी इज्तिमात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, उन पे क्यों कंडेम नहीं होता कि इन्होंने जो है वो तौहीन अदालत की है। एक तरफ जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर का जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन तनवीर नियाज साहब को जो है वो आपने नाअहल करार दे दिया। यहाँ पे ये जो बैठी हुई हुकूमत है जो असम्बली के अंदर भी उल्टी सीधी बातें कर रही है, उनके जो है वज़रा वहाँ के फैसले को वेलकम करते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो मैं चाहता हूं उसको वेलकम करते हैं। देखिए, असली बात यह है कि यहाँ पे जो गालियां दे रहे हैं उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहने वाला। वो लोग फेयर इनफ जो उस फैसले को हाजिर जजों की तस्वीरें लगाकर उस फैसले को वेलकम कहते हैं, उस फैसले को मैं समझता हूँ कि अनजस्टिस है। और ये जो गालियां दे रहे हैं सामने, उनको आप कुछ कह नहीं रहे सर, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। उस फैसले को वेलकम करते हैं। उस फैसले को भी मैं समझता हूँ जब वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं आके, तो उनको सुनना चाहिए। और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में गए। वेरी राइट। शुएब शाहीन साहब, मैं पाकिस्तान के उस काठे दानश्वर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ एक बात के ऊपर डटा हुआ है कि हुकूमत ने जो फुल कोर्ट बेंच की बात की थी वो मान लेनी चाहिए थी मौजूद चीफ जस्टिस साहब को। वो इसके ऊपर बात नहीं करते कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश पैदा हुआ है और पार्लियामान अदलिया के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। योर कमेंट्स प्लीज। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फुल कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो कभी करारदाद के पीछे छुपते हैं। यानी करारदाद के ज़रिए कभी आइन को भी मुअत्तल किया गया, कभी करारदाद के ज़रिए आइन में कभी तरमीम हुई है। क्या करारदाद के ज़रिए किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नलीफाई कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें वो है जो सब कौम के सामने नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ फ्रॉड है, ये बदनीयती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए पार्लियामान को और इदारों को मिसयूज़ करने के मुतरादिफ है। ठीक, देखें, दो चीज़ें हैं। एक है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 1 मार्च को आया, और दूसरा फैसला उसी की कंटिन्यूएशन में 4 अप्रैल को आया। उसमें सिंपल एक बात थी कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होना है।
तो जो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई कि आप इस आइन की प्रोविजन पे अमल दरामद करें। और नज़र आ रहा है कि पीडीएम की सारी जमातें, ट्राइका बेसिकली नहीं होने देना चाहती, पीडीएम की सारी जमातें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन, ये पार्टी बने हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। कोई एक का सहारा लेता है कि तुम अब मेरा कह दो, और दूसरा तीसरे का कहता है, तीसरा पहले का कह देता है। तो ये एक ट्राइका ने एक माहौल बनाया हुआ है कि किसी तरीके से हम इलेक्शन से भाग जाए, और वो नजर आ रहा है क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश, उनको नजर आ रहा है कि उनकी शिकस्त फाश नजर आनी है और इमरान खान ने बड़ी लीड से और पीटीआई ने इलेक्शन जीत जाना है, और दैट इज द कॉज। देखें, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि पिछले 2 महीने से जिस तरह जजेस के ऊपर ब्लैकमेलिंग, मिलाइन, तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, अब तो बल्कि गालियाँ देने पर उतर आए, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग माफिया की तरह रोल अडॉप्ट कर रहे हैं कि पहले जजेस को प्रेशराइज करें, अगर वो ना माने तो फिर उनको गालम गलोच पे उतराएं और फिर उसके बाद सामने खड़े हो जाएं कि हम नहीं मानते। लेकिन कल वाली एक मिसाल उनको सामने रखनी चाहिए, और ये मिसाल भी बुरी मिसाल है। अच्छा, ये भी बुरी मिसाल है जो कल किया, बैड प्रेसिडेंट है। देखें, एक शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं आपका फैसला नहीं मानता, उसने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए जिसके ऊपर उसने माफ़ी मांग ली। एक है जजेस को मिलाइन करना, प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, गालम गलोच करना और उसके बाद उनके फैसले भी ना मानना। ये एक अलग एस्पेक्ट है जो मौजूदा पीटीएम की हुकूमत कर रही है। वहाँ एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए थी। 1 घंटे के अंदर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया और 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी। तो बात ये है, चलो जो भी है, लेकिन उनको फारिग कर दिया ना उधर से। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। एक शख्स आया, माफी मांग ली है, उसने अगर गलती भी की है उसने माफी मांग ली, लेकिन उसको सुनना चाहिए था। If there is a bad precedent, then this could be a possibility that Supreme Court of Pakistan can give a verdict against Mr. Shehbaz Sharif. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं कर रहे, ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं। उस शख्स ने तो एक किसी का जज का नाम लिए बगैर, तकसीम किए बगैर कुछ भी कह दिया, जी स्टे हुआ है, या जो भी अल्फाज कहे। ये तो ना सिर्फ जुडिशरी में तकसीम साजिश कर रहे हैं, तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कानून साजी कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को हम नलीफाई कर सकें। ऐसी करारदादें ला रहे हैं कि जिसका मकसद ये है कि हम सुप्रीम को आइन को 2/3 मेजॉरिटी से जो चेंज करना है उसको हम नलीफाई कर लें। और कोई वैल्यू है? कोई लीगल वैल्यू नहीं, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इट इज दी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती तो फिर हो सकती थी, अदरवाइज ये लेजिस्लेशन जो है आर्टिकल 1 और कानून साजी, जी कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी मस्ट है। देखें, आर्टिकल 184 है जो आइन में तरमीम के लिए, आइन में तरमीम, लेकिन ये कानून साजी तो हो सकती है, इसकी तो कोई लीगल वैल्यू नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखें, सुप्रीम कोर्ट पावर्स डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाने वाली जो पावर और जुरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंस है वो एक वेस्टेड सब्सटेंशियल राइट होता है। उसमें कुछ चेंज करना है, कम करना है, कमी बेशी करनी है, तो उसको आपने आइन की तब्दीली से कर सकते हैं। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अगर उसके खिलाफ अपील देनी है तो आपको 184 में तब्दीली करनी पड़ेगी आइन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ। इसी तरह 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कोई तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह 186 है जो ट्रांसफर ऑफ केसेस की पावर है, 187 है जो आपको सब्सटेंशियल जस्टिस की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। ये आबैल मुझे मार वाली बात है, ये दावत दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल क्लैश हो और इनके खिलाफ कोई फैसला आए और उसके बाद में ये बयानियां बना सकें। ऐसा तो नहीं कर रहे ये लोग? देखें, ये कुछ भी बयानियां बनाएं, ये मार्केट में, पब्लिक में लोगों के पास खड़े होने का काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। जो इन्होंने माशी अबतरी कर दी है, जिन्होंने वर्स्ट गवर्नेंस कर दी है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी है, जिस तरह इन लोगों ने सियासी मुकदमात की भरमार कर दी है, ये कभी पब्लिक में जाने के काबिल हैं? ये तो महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा लेकर आए थे, इन्होंने आके आइन की पामाली कर दी है। इन्होंने न सिर्फ सियासी बहरान और आइनी बहरान पैदा किया है, इन्होंने तो तबाह कर दिया है। आर्टिकल 6 लग सकता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अभी तो ये इदारे आ सकते हैं, इंक्लूडिंग द फेडरल कैबिनेट। बिल्कुल आएंगे अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब परसों के लिए केस लगा हुआ है, मैं होपफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट हेजिटेंस तो फिर तो ठीक है, अगर हेजिटेशन की लेतुलाल से काम लिया तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी लग सकता है,
तौहीन आइन का मुकदमा भी बन सकता है, जो कि आर्टिकल 6 है, क्योंकि आइन ये कहता है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने और इलेक्शन कमीशन को ऑल फैसिलिटीज देनी है अंडर आर्टिकल 220 कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए नफरी चाहिए, पैसे चाहिए, कोई भी चीज़ है। जब आप आइन की प्रोविजंस को मुअत्तल कर देते हैं तो फिर इसको आइन की मुअत्तली के मुतरादिफ इनके कंडक्ट होगा और इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है लेकिन वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, बल्कि मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, अभी टाइम बहुत है हमारे पास। मैं सर आपके पास भी आता हूँ। अफजल खान साहब काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं, और अफजल साहब, आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट ने एक उज़र पेश किया रिपोर्ट की सूरत में। उसमें कहा गया है कि हमारे पास फंड्स नहीं आए जो कि गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिए हैं। मामला यह है कि सेक्रेटरी ख़जाना इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, अमेरिका गए हुए हैं। क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड सर? बात यह है कि जमील फारूकी, एक तो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। 2-3 दिन 4 दिन पहले हमारा और आपका एक प्रोग्राम हुआ था जी, और आपसे मैंने यही अर्ज़ किया था कि एक तो सबसे पहले ये बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की कहाँ पे ज़रूरत होती है। और हमारे पास, मैं वहाँ पे डीजी बजट भी रहा हूँ, वहाँ पे मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, वहाँ मैं एक्टिंग सेक्रेटरी रहा हूँ, और इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ आप लोग अगर फ्लैशबैक करें ज़िंदगी में, कभी आपने सुना है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की कमी हुई है? हम ख़त लिखते हैं, पहली दफ़ा हो गया। और ये बड़ा क्वेश्चन है कि 2 सूबों में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैं अभी 2013 के जो इंतखाबात थे, ओवरऑल पाकिस्तान का इलेक्शन, एज पर योर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कशन विद मी इन द प्रीवियस शो, 2.5 से 3 अरब रुपया टोटल लगा था। ये कहाँ लगेगा 21 अरब रुपया 2 सूबों में? यही अभी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। और दूसरा, मैं आपकी इजाज़त से अपनी इदारे ECP को थोड़ा सा वे फारवर्ड गाइडलाइन भी दूंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से वो लोग जिनका पॉलिटिकल है कैरियर, वो दे आर इंचिंग टुवर्ड्स द गैलोटिन। आप जानते हैं वो सर कलम होना। और ये जैसे अभी शुएब शाहीन साहब ने सही फरमाया, ये अभी होगा। जो लोग हेजिटेट करेंगे, जो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ये कोऑपरेशन इमरान खान या किसी और के साथ नहीं है, ये आइन के साथ है। और अगर गद्दारी भी है तो आइन के साथ है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो मैं थोड़ा सा इसको नेरो करके इलेक्शन कमीशन पे आके, ताकि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ये रिपोर्ट जमा करा रहा है, या हुकूमत की ईमा के ऊपर इस तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? बात यह है कि हम हैं इंडिपेंडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑन द पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, वी आर सॉवरन, इंडिपेंडेंट, फ्री। सर वो तो नैब भी है। अच्छा, अब तो हम भी हैं। अब बात सुने, अगर मैं खुद गुलामी करना चाहता हूँ तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। अगर मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ तो उसके रिजल्ट्स और आज़ादी के, इसकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, इमेज अलग है। मैं अपने इदारे को थोड़ा सा 2-3 आपके तवसत से हिंट्स देना चाहता हूँ उनको बचाने के लिए, इसलिए कि जिस तरीके से अब तक ये जा रहे हैं, ये ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। मैं उनको ख़ुदकुशी को, देखो मेरा उस इदारे में मैंने ज़िंदगी के बहुत कीमती साल गुजारे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास 2.5-3 अरब रुपए हर वक्त होते हैं जी, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम इलेक्शन यूं ही आता है तो हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो इनको चाहिए कि आज कल मीन्स परसों तो उनकी हेयरिंग है, तो उससे पहले कोशिश करें कि 3-4 आदमी चीफ जस्टिस के पास जाएं, उसके पास अपना डीजी बजट लेके जाएं कि सर हमारे पास इतने पैसे हैं और हमें ये पैसे हमने सबसे पहले खर्चा जो होता है वो जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होती है उसकी छपवाने के लिए होता है। और ये भी कभी आपने अपने विजिटिंग कार्ड तो छपवाए ही होंगे। जी जी जी। आप उसको ऑर्डर देते हैं तो जिस दिन आप पिक करते हैं ना उस दिन आप पैसे भी देते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से हम अपने बैलेट पेपर हमने कराने हैं उसके लिए हमारे पास सीट बनी है। दूसरी बात मैं समझूं, अल्ले तल्ले पे पैसे नहीं खर्च करने। जो
जब से राजा साहब आए हैं उन्होंने अखराजात बहुत बढ़ा दिए हैं। हमने सुना है रेंट ए कार लेते हैं, हमें रेंट ए कार नहीं चाहिए, हम सरकारी इदारों से गाड़ी ले लेते हैं, उसमें अपना पेट्रोल भरेंगे। हम जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के, हमें तो ऑलरेडी तनख्वाह मिलती है, हमें और ऑनरेरियम एक दिन का वो ना ही दें तो भी ना कोई आपको जज इनकार करेगा, ना कोई और गवर्नमेंट सर्विस इनकार करेगी। ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं। मैं आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेता हूँ, वापसी आपके पास ही आऊँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस क्लैश से बाहर निकलने का वे फॉरवर्ड क्या है समझ नहीं आ रही। पब्लिक ये तवक्को लगा कर बैठी है कि हुकूमत बदलती है बदले, लेकिन उनको रिलीफ मिले। अवाम ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, और यहाँ पर लड़ाई किस बात पर हो रही है? पीछो खम में, यानी ये वाला बिल यूँ होगा, ये वाला बिल यूँ होगा, लेकिन इलेक्शन के ऊपर कोई नहीं आ रहा है। वो अफसोसनाक है। बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले अफजल खान साहब 3 बातें कर रहे थे, 2 उन्होंने कर दी। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में वो कुछ कहना चाह रहे थे। अफजल साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। तो बात यह है कि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें जब ज़रूरत होगी तो शायद 1 महीने के बाद होगी। अभी हमें ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स की। कल या परसों जिस वक्त चीफ जस्टिस के पास हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग जाएं तो उनको बता दें साफ साफ कि हमारे साथ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजीपी पंजाब है वो कोऑपरेट नहीं करता। वैसे मैं आपको अल्लाह की कसम कह के कहता हूँ कि हमने इतने इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान में, कभी किसी बंदे ने हमें इनकार नहीं किया। डिफेंस सेक्रेटरी ने इनकार नहीं किया, आईजीपीज ने कभी इनकार नहीं किया, चीफ सेक्रेटरीज ने कभी इनकार नहीं किया। मामला दूसरा है, हुकूमत से हो रहा है ना। अब हुकूमत आपको पता है कि वो नहीं चाह रही, इनकार वहां से हो रहा है। अच्छा अफजल भाई, आपके पास एक मिनट जमील फारूकी, मैं कहता हूं कि हुकूमत को भी चाहिए कि देखो जो होना है वो होके रहना है तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, और उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी चाहिए कि हमारे ग्रीन बुक के साथ चलें। दे शुड नॉट गो अगेंस्ट द ग्रीन बुक विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वेरी राइट। अफजल साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। कासिम सूरी साहब कुछ देर पहले बात करना चाह रहे थे। कासिम साहब, अगर आप लोग मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं बैठते, जो कि हुकूमत अपेरेंटली कहती है कि इनको बैठना चाहिए, ये कहती पीटीआई भी है, इंटरेस्टेड दोनों में से कोई नहीं है, तो फिर तो ये क्लैश और बढ़ेगा। देखिए, इसमें क्लैश की कोई बात नहीं है। आइन में जो चीज़ लिखी है उस पर अमल दरामद कराने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है। नज़रिया ज़रूरत को उन्होंने पाकिस्तान में दफन कर दिया है। ये जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, नज़रिया ज़रूरत के तहत करारदादे लेके आ रही हैं। ये अमाइंडमेंट कर नहीं सकती, 2/3 मेजॉरिटी है नहीं इनके पास कौमी असम्बली के अंदर। 40 लोग तो बैठ के जो है ना, कोरम भी पूरा नहीं होता है इनका। ये तो 20-25 लोग बैठे होते हैं और आए बाएं शाएं मार रहे होते हैं और चीफ जस्टिस को कभी किसको निशाना बनाते हैं। इनको तो इस टाइम इनकी अकल जो है वो काम नहीं कर रही है, परेशान है, डरपोक हैं। अब अवाम में जा नहीं सकते हैं। अब लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। सिंपल सी एक बात है, कभी बहाने ले रहे हैं। आप देखें चीफ इलेक्शन कमीशन भी कि हमें पैसे चाहिए, हम ये नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने जो तरीक़ेकार रखा है वो बड़ा ज़बरदस्त रखा है। 14 तारीख को फिर बुला लिया है, सेक्रेटरी दिफा को भी बुला लिया है, सेक्रेटरी ख़जाना को भी बुला लिया है, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया है, आईजी पंजाब को भी बुला लिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी, कि किस तरह ये तुम नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात देखें, हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इलेक्शन में जाए। उन्होंने तो अपनी चोरियाँ भी बचा ली हैं, उन्होंने तो अपने जो नाअहल लोग थे उनके लिए भी एक कानून तैयार कर लिया असम्बली के अंदर। अभी भी ये चाह रहे हैं हड़ाधुड़ी में बस किसी तरह हम बच जाएं। देखिए, 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती ये हुकूमत, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। सिंपल कानून से आइन में तरमीम नहीं हो सकती, सिंपल मेजॉरिटी से। अब ये जो है वो क्लैश की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा है एक एजेंडे पे इलेक्शन पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन पे आएँ। इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की तरफ से। आप लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के किसी बंदे के ऊपर? देखिए, हमारा ट्रस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे है। चीफ जस्टिस बुलाएंगे, अगर वो कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी टाइम दिया था। हाँ, लेकिन उधर से कोई नहीं आया, उधर से कोई भी नहीं आया। नहीं, अगर देखें वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट से कहीं
बात हो के कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं, तो किस बंदे पे ट्रस्ट है? शहबाज शरीफ साहब पे, मरियम बीबी पे है, राना सनाउल्लाह पे है, एहसन इकबाल पे, किस पे ट्रस्ट है? गवर्नमेंट तो ढाई पे बात खत्म हो गई, बेशरम, फिर तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। चोरियां की हुई हैं, अपने केसेस बचा रहे हैं, क्या इन पे आएगा? दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हमेशा सेकंड लीडरशिप बैठती है, कोई एक वन पॉइंट एजेंडा पे इत्तेफाक पैदा करके फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। आपको याद होगा इलेक्शन इस्लाहात पे ये इकट्ठे हुए थे और इन्होंने वो कमीशन जॉइंटली बनवाया था जिसमें जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने कहा था क्या ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और उस पर वो जजमेंट आई थी फाइनली। तो मतलब ये है कि जब किसी नतीजे पे इनकी विल होती है सियासी जमातों की तो वो किसी नतीजे पे पहुंच जाया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा, दोनों पार्टीज़ को, अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि टेम्परेचर कम करें, इलेक्शन के लिए माहौल ठीक करें और सारे लोग जाएँ इलेक्शन में, जो कि आइन का तकाजा है। और इनको भी कहा इमरान खान साहब को कि आप भी लिख के दें कि आप अपने टेम्परेचर कम करेंगे और इलेक्शन के लिए आप जाएंगे। और उन्होंने कहा, लिख के दिया उन्होंने कोर्ट में, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम इलेक्शन पर्पज़ के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी हमारे से ताउन होगा हम करने को तैयार हैं। अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ मसला है आइन की अमलदारी का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की एग्जीक्यूशन का। अब यहाँ सवाल है, मैं इसके ऊपर आपके पास आता हूं, आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं? आपने कहा इंतखाबात में इस्लाहात, इंतखाबात में इस्लाहात की सेनेट में कमेटी बनी भी है, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर हमारे अली जफर साहब मौजूद हैं, उस पे काम चल रहा है, तो हम वहाँ पे उसमें बैठ के बात करने के अंदर कोई रिग्रेट है? कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, नहीं इज देयर एनी रिग्रेट जो आपने केपी और पंजाब असेंबली छोड़ी और तहलील की, उसके ऊपर कोई रिग्रेट है? आईनी तरीका लिया, हैप्पी हैं आप उसके? इमरान खान साहब ने जो है वो सीनियर कानूनदानों से मशवरा करने के बाद, देखें आज़ाद कश्मीर से आपका एक पीएम गया, देखिए वो तो सुने अगला नंबर केपीके का हो सकता है, वहाँ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान, तो अगला नंबर उसका हो सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में ये तो अपने तमाम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को प्लस 4 सूबों को और वफाक को एक पेज पे लाना चाहते हैं। अभी भी आपको अंदाजा है कि ये कराने के मूड में है? हमें तो पूरी कौम को अंदाजा है कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी कौम को पता है। ये जबरदस्ती जो है ना मानू वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला आखिरी फैसला होता है, उस पर अमल, जो भी फैसला आप मानेंगे, जो भी फैसला है आप मानेंगे, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? शुएब शाहीन साहब, जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज करने की बात, वो कैसे होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इस वक्त इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फ़ैसला करती है तो एक गरीब आदमी और आम आदमी उसको ऊपर फ़ौरन उसका इतलाक़ हो जाया करता है। आप आज अगर इन ताकतवर हलकों और तबकों और इस माफिया के ख़िलाफ़ अगर अपनी जजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराती तो मैं समझता हूँ कि कल हर शहरी ये सवाल करेगा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, तो फिर इसका मतलब इसके होने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो एक माइट ऑफ राइट, माइट इज़ राइट का एक प्रिंसिपल लिख दिया जाए। खोसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस सूरत में अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ना करा पाई तो अपना वजूद खो देगी, ये जुमले थे उनके। ये देखें, बहुत बड़ी बात है, सिर्फ वो वजूद नहीं खो देगी, कल आम आदमी ये सवाल करेगा कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इतना हम खर्चा कर रहे हैं, जो हाई कोर्टों में खर्चा कर रहे हैं, जो अदलिया में खर्चा कर रहे हैं, ये सारे बंद कर देने चाहिए। ये फिर जो बड़े आदमी के पास चले जाएं, उसका जो एक हुक्म होगा वो हरफ आखिर हो जाए। इसलिए कि आइन आपके प्रैक्टिकली मुअत्तल है, आपके ह्यूमन राइट्स यहाँ मुल्क में है नहीं है। पुलिस जिस तरह करप्शन और पर्सनलाइज होके और अपने पॉलिटिकल हाई अप्स को खुश करने के लिए जो हरकतें कर रही है वो हम सब के सामने है। और एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, 1 साल के अंदर 150 के करीब मुकदमात दर्ज कर दिए गए। और अगर ये तर्ज अमल, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी हमने अमल नहीं करना, हमने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए उमूर ममलकत चलाने की बजाय नॉमिनीज़ के ज़रिए अगर उमूर ममलकत चलाने हैं, तो ये सारी चीज़ें लीड कर रही हैं इस बात को कि फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी मुअत्तल है, फिर ये अदलिया और अदालतों का भी कोई फिर रोल नहीं है, फिर माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल होगा, फिर आप जिरगे में चले जाओ, बड़े आदमी के पास चले जाओ, उसके पास अपने आप को सरेंडर कर दोगे, जी आप फैसला कर। माइट इज़ राइट वाले इस फ्रेज को भी गवर्नमेंट ज़रा डिफरेंट यूज़ में पोर्ट्रे कर रही है, डिफरेंट तरीके से। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो माइट इज़ राइट है। देखें, वो इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर ये हुआ तो फिर हमारे पास पूरा इख्तियार है, अगर वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं तो फिर हम बाहर निकलेंगे अपने तरीके से। तो आए ना, बाहर निकले ना। वो एक नवाज शरीफ भी आया था जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा करके,
और वो दुम दबा के भाग गया, आज 4 साल से वहाँ बैठा हुआ है, क्यों नहीं आता मुल्क में? वो इसहाक डार साहब जो वोट को इज्जत देने का वादा करके बाहर निकले थे और 5 साल बाद जब यहाँ इक़्तिदार उनको उनके उस वक्त भी था, आज भी 5 साल बाद आकर अपने मुकदमे ख़त्म करा लिए। और वो सलमान शहबाज और बाकी सारे, आप इनकी सारी हरकतें देख लें, इन्होंने क्या किया है। आज भी आप जाएं, वोट को इज्जत देकर नारा लगाएं और पब्लिक में जाकर देखें जो कुछ इन्होंने आम आदमी के साथ किया। मेरा ख्याल है ये ब्लैकमेलिंग से अब लोग, आज 2023 है, वो 90s वाली कहानियां नहीं है कि आप सजाद अली शाह के ऊपर अटैक करके आप उस तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट कर लो और बाज़ाहिर आप समझो कि जी आप बड़े हीरो बन गए। नहीं है लोगों के पास ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया है, या जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंची हुई है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। डिजिटल न्यूक्लियर ट्रिगर सर लोगों के पास हाथों में है। सर मैं अब इसके बाद अब इनके पास पब्लिक के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। वेरी राइट। मैं आपके पास जो है ना वकला मूवमेंट के ऊपर एक सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह तो देखें बढ़के मार रहा है, वो तो सामने सामने धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें या तुम रहोगे या मैं रहूंगा। और इनके जो है वो आपने ख्वाजा साद रफीक का सुना होगा कि इमरान खान अगर आया वो तो हमें जो है वो गाड़ देगा। ये तो खुद मैंने आपको बताया बुज़दिल हैं, बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं, अवाम के पास नहीं जाना चाहते और इसी तरह जो है वो हुक्म ना माने, अपनी सुपरमेसी दिखा रहे हैं कि हम ताकतवर हल्का है, हमारे साथ जो है ताकत है, इस टाइम हम कुचल देंगे लोगों को। नहीं कुचल सकते लोगों को, ये जो है वो अदालत के सामने नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को इंसाफ देने का इदारा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इंसाफ की अलामत है। ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने किस तरह खुद वो ले लिया, जो इनका आज खुद नोटिस उनका सवाबदीदी वो इख्तियार है, वो इख्तियार इनसे पहले भी जस्टिस के पास रह चुका है। अब तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ तो दो तरह से, जब मेरी 8 रुकनी बेंच भी बन गया ना, जब अब तो 8 रुकनी बेंच बन गया और खास तौर पर अब उसके ऊपर अब समाते होंगे उनको। वैसे यहाँ पर भी आग लगी हुई है कि इधर बना दिया तो उधर फुल कोर्ट बना देते तो क्या होता। सर मैं आपके पास आता हूँ, अफजल खान साहब से मैं फाइनल कॉमेंट पहले ले लेता हूँ। अफजल खान साहब की करा रहे हो फिर? एक बड़ी ज़बरदस्त बात कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जी। जिस तरीके से वो टोला जो कल तक एक दूसरे को काट रहे थे, अभी एक दूसरे को चाट रहे हैं, उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान $1 मिलियन जुमला जो कल तक एक दूसरे को काट रहे थे आज एक दूसरे को चाट रहे हैं। वाह 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 वाह, इसके ऊपर तो सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। थैंक यू। उसको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया जनरल बाजवा ने, अल्लाह ताला उसको इसका जज़ाए खैर दे और देगा, इसलिए कि व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। लेकिन इन्होंने जो कल परसों जो हरकत की है, 372 के हाउस में 42 लोग साइन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर काटने के लिए। अब बात यह है कि ये ऐसा ही है कि पाकिस्तानी कोई जाए और वो कहे कि मैंने बिल बाइडन के पर काटते हैं इन्होंने, और कल उसकी हेयरिंग है। अब मैं आपके तवस्सुत से चीफ साहब को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये तो है बैड प्रेसिडेंट्स और बैड लॉ, बैड लेजिस्लेशन। इसके साथ इन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो की है, ये पूरी दुनिया में बैड लेजिस्लेशन। ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट बैड लॉ है। और उसके साथ साथ उन्होंने नैब का जो किया है, सारी दुनिया में ये बैड लॉ है। अल्लाह करे कि कल वो एक ही उस पर स्ट्राइक डाउन करे और इन तमाम चीज़ों को फारिग करे और उसके बाद बुलाए कि जी किसने इलेक्शन नहीं कराना, किसने इलेक्शन में मदद नहीं देनी, और उसको भी फारिग करे। इसलिए कि वो कहते हैं अल्लाह के करीम के बारे में है कि न जा उसकी शराफत पे बड़ी बेडब पकड़ उसकी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो शराफत है अब तक की, उसमें ना जाए, मेरे ख्याल में बड़ी बेडब पकड़ है उसकी। वेरी राइट। वकला मूवमेंट आप रुए रवा हैं, आपने बड़ी मेहनत की, उसमें भी एतजाज़ हसन साहब की बड़ा किरदार था, अली अहमद कुर्द साहब का बड़ा किरदार था। गुज़िश्ता रोज़ से वकला निकलना शुरू हो गए हैं, आज भी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए। ये वो मोमेंटम पकड़ पाएगी इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है हमारे यहाँ? देखिए मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला मौका देता है मौजूदा चीफ जस्टिस और बेंच जो बैठे हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस वक्त नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा नहीं कर सकते।
इसलिए कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ज़िंदा नहीं हो सकता। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज हर शख्स ने तारीख़ में अपना नाम लिखवाना है, क्या वो राइट साइड पे है या वो रॉन्ग साइड पे है, तारीख़ उनको याद रखेगी। और मेरा ख्याल है इस वक्त राइट मोमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद वो हक सच के साथ खड़े हुए हैं, वो आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लीगल फर्टर्निटी, वकील, हम बिल्कुल सड़कों पे हैं, बस सिविल सोसाइटी, हम सब लोग एक बात पे बिलीव करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो उसका हिस्सा है ना, उसका हिस्सा है, क्योंकि जब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे और खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइम एक चीज पे है, आइन बचाओ मुल्क बचाओ, आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अफजल साहब, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो सलीमुल फितरत लोग हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे, इंसाफ पे, शराफत पे यकीन रखते हैं, उन तमाम की नज़रें और सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। ख्वातीन और हज़रात, आज की ओवरऑल डिस्कशन फाइनल पॉइंट एजेंडा है वो यह है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, आइन बचाना है। अगर आइन आपका सुप्रीम है तो उसको बचना भी ज़रूरी है, और उसके लिए पूरे पाकिस्तान की नज़रें, ऑल ऑइज ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल डिबेट से इतना ही, जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।